भारत और चीन के बीच में अभी भी जंग नहीं हुई है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि क्योंकि हमारे साथ चीन का जो व्यापार है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब भारत के साथ चीन का व्यापार करीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। भारत ज़्यादातर आयात करता है, करीबन 60 से 80 बिलियन डॉलर का हमको नुकसान होता है। हम ज़्यादा आयात करते हैं चीन से, कम हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चीन मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो पीस अगर कहीं पर टिका हुआ है तो सिर्फ व्यापार में टिका हुआ है। मतलब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हमारे बहुत ही अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं, सिर्फ चीन के साथ नहीं। आप रशिया के साथ मान लीजिए, आप यूएस के साथ मान लीजिए, यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हर जगह पर हम जो है अच्छी एक व्यापारिक रिलेशनशिप मेंटेन करे हुए हैं। और शायद इसी वजह से ही हम जो है अभी भी इतना एग्रेसिवली स्टैंड नहीं ले पा रहे। यहाँ तक कि कनाडा के साथ भी हम जो है ट्रेड अभी स्टॉप है। लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि हमारा कनाडा के साथ जो है व्यापार जो है अच्छा है। और शायद ये कुछ दिन का मामला है, ये शायद सुलझ भी जाए। अभी तो तनाव थोड़े से कम होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आज से करीबन 100 साल पहले, 100 साल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, करीबन मान लीजिए 80-90 साल पहले जो अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते थे, सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड के, तब तो ब्रिटिश गुलाम थे हम, ब्रिटिश राज यहाँ पर इंडिया पे था। अदर कंट्रीज़ मान लीजिए, एशिया की कोई कंट्री ले लीजिए, यूरोप की कोई कंट्री ले लीजिए, हमेशा जंग होती रहती थी। यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन जंग हुई, उससे पहले रशिया में जंग हुई, उससे पहले हंगरी में जंग हुई, उससे पहले जो बॉल्कन समस्या थे जिसके कारण पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था। तो यूरोप में हमेशा जंग होती रहती थी। फिर 20 साल के अंतराल के बाद फिर से जंग हुई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि तब जो है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन नहीं था, उनके बीच उतना ट्रेड नहीं होता था जितना आज होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रेड एक एस्पेक्ट है, मतलब एक एस्पेक्ट आप उसको देख सकते हैं कि इसलिए शायद दुनिया में आज इतनी शांति है, क्योंकि हम जो है ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसके ऊपर बम गिराओगे, अगर आप इसके ऊपर सेना उतार दोगे तो आप शायद जीत जाओगे, लेकिन ट्रेड का बहुत नुकसान होगा। जैसे रशिया का हुआ है, यूक्रेन में सेना उतार दी, यूक्रेन में उसने जंग का ऐलान कर दिया। अभी देखिए रशिया की जो इकोनॉमी है बहुत ही ख़राब स्थिति में है। अभी ये नहीं कह सकते कि स्थिति जो है बहुत ही एकदम ख़राब हो चुकी है, रशिया जो है कल ही कोलैप्स कर जाएगा, इतना नहीं कह सकते। लेकिन युद्ध के पहले जो रशिया की स्थिति थी, युद्ध के पहले जो रशिया के इकोनॉमिक्स थे, उससे बहुत ज़्यादा मतलब गिर गया है रशिया का मनोबल बोल लीजिए, सब कुछ, इकोनॉमिक स्थिति बोल लीजिए, सब कुछ। जब उसने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, जब उसने जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया, तभी रशिया को G7 से बाहर निकाल दिया। ये एक बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि G7 कंट्रीज़ जो है वो पूरा वर्ल्ड का मेजर इकोनॉमिक पावर है। जापान बोल लीजिए, इटली, जर्मनी, USA, यूरोपियन यूनियन, पूरा बोल लीजिए, वो एकदम वर्ल्ड लीडिंग पावर हो गया है। लेकिन जब ये हुआ तब एकदम मतलब बोल सकते हैं कि रशिया जो है वो बहुत ही ख़राब पोजीशन पे आ गया था। उससे ही उनकी जो रूबल है, इससे पहले जो है युआन से ज़्यादा रूबल जो है वो बिकता था। रशिया की करेंसी जो है रूबल, लोगों को लगता था कि नेक्स्ट बिग थिंग इज़ रूबल। अगर अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई होगा तो रूबल ही होगा, या शायद चीन का युआन हो सकता है। लेकिन G7 से निकाला देने के बाद ही रशिया का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद जो यूक्रेन में अटैक किया था, हालांकि उसमें भी कई एस्पेक्ट है कि अटैक ठीक था या नहीं था, अटैक शायद सेल्फ डिफेंस में किया गया था या नाटो के एक्सपेंशन के खिलाफ किया गया था, वो भी एक अलग चीज़ है। वो डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, तब रशिया के ऊपर एम्बार्गोस लगाए गए, तब रशिया को ट्रेड नहीं करने दिया गया,
तब चाइना के साथ ट्रेड बंद हो गया उनका। नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड बंद हो गया। जर्मनी जो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, जो पूरे रशिया से जर्मनी को कनेक्ट करता था और वहाँ से सस्ता गैस जो है जर्मनी आयात कर सकता था, तो ठंड की समस्या नहीं होती जर्मनी को। उसने वो प्रोजेक्ट डिले कर दिया, उसने वो प्रोजेक्ट को हॉल्ट में रख दिया। अब प्रोजेक्ट होगा या नहीं अब पता नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि मतलब अगर आप देखेंगे कि यूरोपियंस जो कंट्रीज़ है वो बहुत ही एग्रेसिवली रशिया के ख़िलाफ़ अपना मुहिम छेड़ दिया था जब यूक्रेन के ऊपर जंग हुई थी रशिया के साथ। तो नॉर्थ स्ट्रीम मतलब तब के टाइम पे जब रशिया और जर्मनी के संपर्क बहुत अच्छे हो रहे थे, तब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी दोस्ती को सिंबलाइज करता, और रशिया को ये भी लगता था कि जर्मनी किसी भी हालत में ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि करीबन 50 बिलियन से भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा जर्मनी का, और उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान शायद बाद के दिनों में होगा। लेकिन फिर भी जर्मनी ने पहले तो मतलब उतना सपोर्ट नहीं करता था यूक्रेन का। उसने शायद कुछ हज़ार हेलमेट्स भेजी थी पहले जो जंग हुई थी। उसके बाद फिर जब प्रेशर पड़ा अमेरिका ने और उनके अलाइज ब्रिटेन फ्रांस ने प्रेशर दिया जर्मनी को, फिर उसने भी रशिया के साथ बहुत ही तल्ख रुख अपनाया। हालांकि आप देखेंगे कि सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा जर्मनी को, क्योंकि उन्होंने पहले नॉर्थ पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप कर दिया, वो एकदम मतलब ठंडे बस्ते पे चला गया। दूसरा जो है उन्होंने टैंक्स भेजे, उन्होंने जैवलिन्स भेजे, उन्होंने यूक्रेनियन मिलिट्री को ट्रेनिंग दी। तो मतलब जर्मनी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। बाकी सब कंट्रीज़ मदद कर रहे हैं, बाकी सब कंट्रीज़ टैंक्स भेज रहे हैं, सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जर्मनी ने पूरी तरह से अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। तो ये एक बात है छोटा सा कि मतलब ये शायद उतना नहीं होता अगर रशिया अटैक नहीं करता। और रशिया के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एम्बार्गो लगाए गए हैं। उन्होंने ब्रिटिश यूरोपियन यूनियन से ट्रेड करना बंद कर दिया, उन्होंने अमेरिका ने उनके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया, जापान ने बंद कर दिया, साउथ कोरिया ने बंद कर दिया। तो बहुत नुकसान होगा। आपको लगता होगा कि उतना नुकसान नहीं होता है ट्रेड करने से, क्या हो जाएगा, 2-3 कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर रही। लेकिन आप अगर देखेंगे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को अगर पकड़ ले तो वो टोटल 50% से भी ज़्यादा इकोनॉमिक वेटेज रखता है पूरे वर्ल्ड का। तो आप मतलब आधे कंट्रीज से अगर मतलब आप जिन कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हो, इम्पोर्ट करते हो, आधे कंट्रीज आपके साथ अगर नहीं है तो मतलब ये तो बहुत ही शेमफुल नहीं, बहुत ही इकोनॉमिकली डाउनग्रेड सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। दूसरा जो है कि जो रशियन वॉर हो रहा है अभी, उसका इम्पैक्ट सुदूर प्रसारी है, मतलब बहुत दिनों तक चलेगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वॉर होते होते करीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ना रशिया झुकने को तैयार है, ना तो यूक्रेन झुकने को तैयार है। करीबन 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मर चुके हैं रशिया के, शायद बहुत सारे सिविलियंस यूक्रेन के मारे गए हैं। रशिया ने वॉर क्राइम किया है। इस पोजीशन में भी अगर रशिया हट जाए यूक्रेन से, इस पोजीशन में भी अगर रशिया एक नेगोशिएबल डील रख दे यूक्रेन में, तो शायद रशिया की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत पटरी पे आ सकती है। क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि किम जोंग उन से रशिया ने मदद मांगी। रशियन किम जोंग उन जो है वो रशिया गए थे व्लादिमीर को वेपन सप्लाई देने के लिए। तो इतनी बुरी आपकी हालत हो चुकी है कि किम जोंग उन तक आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। किम जोंग उन तक आपको शायद हथियार देगा। तो ठीक है, वो तो उनका तो अपना ही कुछ ही नहीं है, तो वो हथियार देंगे। तो ऐसा मतलब सिचुएशन पहली बार हो रहा है कि रशिया जो है किम जोंग उन से हथियार मांग रहा है। एक टाइम पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर ही रशिया का पूरा जो है, नॉर्थ कोरिया जो है रशिया से ही पूरा सब कुछ खरीदता था, सब जो उनके फाइटर जेट से लेकर हथियार तक सब कुछ वहाँ से आता था। 1950s में जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक किया था, वो पूरा रशियन वेपन, रशियन सिस्टम से अटैक किया था। तो अभी परिस्थिति रशिया के लिए ठीक नहीं है। अगर यही चलता रहा, अगर इसी फेज़ पे चलता रहा, तो शायद
3 या 4 साल में ही रशिया जो है पूरी तरह से एकदम, आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा उनका। वो जो है ट्रेड करने के लिए उतना बचेंगे नहीं। शायद तख्ता पलट भी हो जाए, और तख्ता पलट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि वो जो वैगनर ग्रुप का एक हुआ था म्यूटिनी, वो एक बड़ा संकेत था, बहुत ही बड़ा संकेत था रशिया के ऊपर कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हालांकि उन्होंने सरप्रेस कर दिया, हालांकि उन्होंने वैगनर ग्रुप को प्रिगोजिन को भी मरवा दिया, लेकिन ये तो मिलिट्री है। ज़्यादातर कूच जब सफल हुए हैं उनके पीछे मिलिट्री का तो हाथ है, लेकिन सेना के साथ साथ अगर सिविलियन आ गए रोड पे, जो कि एक टाइम पे होने वाला था, मतलब 2018 की बात है, तब डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब ऐसा लग रहा था कि शायद पुतिन जो है, वो इलेक्शन का टाइम था, पुतिन एकदम मतलब तानाशाह की तरह रूल कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि इस बार के इलेक्शन के बाद ही पुतिन जो है वो पूरा एकदम डिक्टेटर रियलशिप अपना लेंगे, वो जो है वो एकदम लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और वो पूरा एकदम डिक्टेटर हो जाएगा रशिया। और वही सच हुआ। तो उसके इखलाक में मतलब जो इलेक्शन होने वाले थे उसके 2-3 महीने से ही थोड़ा बहुत मतलब प्रोटेस्टिंग शुरू हुआ था। तब जो है बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट जो रशिया से थे वो रशिया से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर गाज गिरेगी तो उनके ऊपर ही गिरेगी। तो ये एक टाइम था, वो एक मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि खतरनाक दौर था, कि जब लग रहा था कि शायद इस बार आर पार की लड़ाई होगी, शायद लोग प्रोटेस्ट करने उतरेंगे, और लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत ही आप बोल सकते हैं बहुत ही सीमित लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे भी। लेकिन वो जो एक प्रोटेस्ट करने के लिए जो चाहिए था, जो इतना बहुत ही बड़े तादाद में लोगों को एक जगह का लाना, फिर उनको नेतृत्व देना, एक अच्छे नेता की ज़रूरत थी, वो नहीं मिली, तो इसलिए प्रोटेस्ट भी रुक गया। फिर जो नवाल्नी को अरेस्ट किया था उसके बाद, जो कि रशिया के प्राइम ओपोनेंट थे व्लादिमीर पुतिन के, उनको अरेस्ट किया था, तब बहुत ही ज़्यादा एक सिचुएशन बन गया था कि अब जो है अब तो रेवोल्यूशन होकर रहेगा, अब तो विद्रोह होकर रहेगा। लेकिन पुतिन की जो पुलिस है उन्होंने एकदम मतलब मास अरेस्ट किया और लोगों को कुचला, बहुत ही बेदर्दी से लोगों को जेल में ठूसा गया, और उससे ही वो विद्रोह दब गया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही यूक्रेन में वॉर पुतिन की नाक की सवाल बन चुकी है अभी, अगर वो पीछे हटेंगे तो अपने देश में बहुत ही ख़राब पोजीशन पे आ जाएंगे। यूक्रेन भी वही ऐसा ही है कि वो तो अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये एक बात है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम पे आ जाएगा कि 2 या 3 या 4 साल में जो है वो एक रेवोल्यूशन टाइप का कुछ होगा, या विद्रोह टाइप का कुछ होगा, जिसको सिविल वॉर कहते हैं, जैसा हुआ था वैगनर ग्रुप के साथ, वैसे ही कुछ होगा। और फिर जो है पुतिन की शायद तख्ता पलट हो सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे ऊपर वीडियो लाना चाहते हैं। थैंक यू।